हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग बड़े अच्छे होंगे। हमारा जो अगला लेक्चर है वो है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस का लेक्चर नंबर फोर्थ या फिफ्थ है, मैं श्योर नहीं हूँ। जब थंबनेल पे आएगा वहां देख लेंगे आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, या फिर इसको आप अगर कह सकते हैं केमिस्ट्री की भाषा में मास और वेट को इंटरचेंज किया जा सकता है, तो एटॉमिक वेट कह सकते हैं या एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट। इसको हम डिस्कस कर चुके थे। हमने आपको बताया था कि एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है, एक यूनिट बनाना पड़ता है, क्योंकि एक एटम के मास को एग्जैक्टली मेजर करना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब ये सारे कैलकुलेशन हो रहे थे बड़ा ही मुश्किल था। तो उस जमाने में यानी कि 18th सेंचुरी के बिगिनिंग में कुछ मेथड लाए गए। वो मेथड था रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का। उसमें क्या माना गया, कार्बन के एक एटम को स्टैंडर्ड माना गया, ठीक है, और उसके एक एटम के मास को माना गया 12 एटॉमिक मास यूनिट। और 12 एटॉमिक मास यूनिट्स को अगर हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं तो एक एक यूनिट मिलता है। उसी को कहा गया था 1 AMU, यानी कि 1 AMU इज द 1/12 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। और उससे रिलेट करके जितने सारे बाकी एटम के मास को हम लोग कैलकुलेट करते थे उसको कहा गया था रिलेटिव एटॉमिक मास। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा और वो कॉन्सेप्ट समझा होगा। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे। मुझे ये भी उम्मीद है कि आप सबने वो सारे क्वेश्चंस बनाए होंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस आपके बुक में एग्जाम्पल्स में दिए गए हैं। अगर आपके पास न्यू एडिशन है पियर्सन का तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 3.3 एंड एग्जाम्पल नंबर 3.4 ये दो क्वेश्चन है। इसको बनाएंगे फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्या है द वैलेंसी ऑफ अ मेटल, द वैलेंसी ऑफ अ मेटल M इज 2। क्या बोला है, द वैलेंसी ऑफ अ मेटल M इज 2, ठीक है। एक मेटल है, इसकी वैलेंसी कितनी दी हुई है, इसकी वैलेंसी दी हुई है 2, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है सवाल में, एंड इट्स ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि इस मेटल का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो कितना दिया हुआ है, 24 ग्राम। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि हमने आपको पहले ही बताया था जो एटॉमिक मास है किसका 24 होता है, तो मैग्नीशियम होता है। तो ये साफ साफ पता चल गया कि दिस M इज नथिंग बट मैग्नीशियम, ठीक है। और मैग्नीशियम क्या बनाता है, Mg2+ बनाता है। इसी से इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। आप लोग बात समझ रहे होंगे। आगे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ इट्स सल्फाइड। सबसे पहले आपको क्या निकालने बोला है, यानी कि आपको पहले बनाना है मैग्नीशियम सल्फाइड। क्या बनाना है, मैग्नीशियम सल्फाइड है कि सल्फाइड है, वी हैव सल्फाइड, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फाइड। तो सल्फाइड के लिए आपके पास होता है SO3 2- और मैग्नीशियम का क्या होता है Mg2+। तो फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों पर सेम चार्जेस है बट ऑपोजिट नेचर का है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा MgSO4। क्योंकि जब भी आप फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। ये मैग्नीशियम सल्फाइड हो गया। इसका क्या निकालने के लिए आपको बोला गया है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, हालांकि इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास नहीं निकलेगा लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग उसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस देखेंगे। जब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो इसको बोला जाएगा ग्राम फॉर्मूला मास। तो हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास की जगह अगर ग्राम फॉर्मूला मास लिखेंगे तो आपको कुछ चिंता करने का विषय नहीं होना चाहिए। अब ग्राम फॉर्मूला मास में क्यों लिख रहा हूं, इसके पीछे वजह यह है क्योंकि इसमें अलग अलग आयंस हैं। ऐसा फॉर्मूला जिसमें अलग अलग आयंस प्रेजेंट होते हैं उसको फॉर्मूला यूनिट कहा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है ग्राम फॉर्मूला मास, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास आपको लिखना है पहले 24, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है कितना 16, और कितने एटम्स है उसके 4। तो सबको आपस में जोड़ दिया जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 24 + 32 + 64। तो 4 4 8 और 2 10, 3 2 5 और 6 11 और 1 12, 120 ग्राम। ये हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ या फिर ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। अब हमारे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि बी नंबर, ये ए नंबर था। बी नंबर में क्या बोल रहा है, बी नंबर में आपको बोला जा रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि क्लोराइड दिया हुआ है लेकिन हमको पता चल गया कि वो मेटल मैग्नीशियम है, तो हमारा बनने वाला है मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड क्या बनाता है Cl- और मैग्नीशियम
Mg2+। तो फॉर्मूला क्या बनने जा रहा है भाई, ये एक नेगेटिव दो पॉजिटिव के बराबर नहीं हो सकता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा हो जाएगा MgCl2। इसलिए फॉर्मूला आप कैसे बनाते थे, इसकी वैलेंसी 2 इसकी वैलेंसी 1, तो क्रिस क्रॉस कराते हैं हम लोग, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दे, तो MgCl2। इसका क्या निकालना है हमको, ये भी आयन से बना हुआ है, इसका भी क्या निकालेंगे, ग्राम फॉर्मूला मास। ग्राम फॉर्मूला मास कितना निकल के आएगा, देखें, मैग्नीशियम 24 प्लस, हर इंडिविजुअल एटम को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, क्लोरीन के 2 एटम्स है तो 2 इंटू 35.5, तो 24 प्लस 71, व्हाट वी गेट, 4 और 1 5, 7 और 2 9, 95 ग्राम, ठीक है, ये भी सही निकल गया। अब लास्ट में हमारे पास क्या है, सी नंबर में हमारे पास है क्लोरेट। क्या है सी नंबर में, वी हैव क्लोरेट। कौन सा क्लोरेट, मैग्नीशियम क्लोरेट, मैग्नीशियम क्लोरेट। तो क्लोरेट क्या होता है, ClO3-, ये आपको याद रखना है, ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये बताया है। और ये क्या हो जाएगा, Mg2+, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी 1 इसकी वैलेंसी 2, तो जाहिर सी बात है इसकी वैलेंसी 1 है, उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये पॉलीएटॉमिक है इसलिए वी आर यूजिंग ब्रैकेट, MgClO3-। अब इसका क्या निकालना है हमको, ग्राम फॉर्मूला मास, क्या निकालना है, ग्राम फॉर्मूला मास, GFM, ठीक है। मैग्नीशियम कितना है भाई, देख लीजिए, मैग्नीशियम 24। अब क्लोरीन के कितने एटम्स है, 2, तो 2 इंटू 35.5 प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 2 जा 6, तो 6 इंटू 16 कितना होगा, 24 प्लस 71 प्लस 96, जोड़े सबको, 6 1 7 और 4 11, 9 7 16 और 2 18 और 1 19, 191 ग्राम, ये हो गया ग्राम फॉर्मूला मास मैग्नीशियम क्लोरेट का। तो ये अलग अलग कंपाउंड्स के हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। चले, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वो सवाल शायद मैंने करा दिया आप लोगों को, फिर भी मैं अगर नहीं कराया हूँ, अगर करा भी लिया हूँ तो रिविजन हो जाएगा, अगर नहीं कराया हूँ तो पहली बार हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि सवाल अगर जितने ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आप बनाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और मैं जब बनाता हूं तो आपको एक अप्रोच मिलता है, इसीलिए जब मैं सवाल को बना रहा होता हूं तो एक एक बात को ध्यान से सुने, ताकि आपका भी एक अच्छा अप्रोच हो सकता है आप भी सवाल बना लें लेकिन अप्रोच कभी कभी सही नहीं होता है, ठीक है। क्या सवाल है 3.4 में, क्वेश्चन क्या कहता है, मैं तो क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। बोला इन एन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कैसा न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड कंटेन 1 मेटल एटम M, 2 नाइट्रोजन एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। एक एसिड और एक बेस रिएक्ट कर रहा है, इससे क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। दिस इज व्हाट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज। ये जो सॉल्ट बन रहा है, इस सॉल्ट में एक एटम मेटल का M है, ठीक है। द सॉल्ट प्रोड्यूस कंटेन्स 1 मेटल एटम, तो M एक एटम हो गया। उसके बाद इसमें क्या है, 2 नाइट्रोजन एटम्स, चलें 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो ये कैसे होगा, NO2 इसमें आ जाएगा होल ट्वाइस। अब बोलेंगे सर आप N2 क्यों नहीं लिखे, भाई N2O4 ऐसा कोई आयन होता ही नहीं है, देयर इज नो सच एनायन। एनायन क्या होता है, या तो NO2 माइनस होता है या तो NO3 माइनस होता है। तो अगर आपको बोला है 2 नाइट्रोजन, इसका मतलब नाइट्रोजन तो है लेकिन उसमें ब्रैकेट में क्या है, 2 है, और ऑक्सीजन 4 है तो ब्रैकेट में 2 है, आ गया। आई होप आपको बात समझ आ गई। कहां से हम लोग अप्रोच किए देख लिया आप लोग। तो क्या बन गया, MnO2 होल ट्वाइस, ये बन गया सॉल्ट हमारा। अब आगे क्या बोल रहा है, गिव द फॉर्मूले ऑफ द एसिड एंड द बेस। अब आपको एसिड और बेस का फॉर्मूले बताना है। जाहिर सी बात है जो सॉल्ट है, सॉल्ट में कैटायन कौन सा है, एनायन कौन सा है, तो इससे हम लोग पहले बात पता करेंगे कि इसमें कैटायन कौन सा है, ठीक है। कैटायन, कैटायन जो ही मिलेगा वहां से हमें बेस मिल जाएगा। कैटायन कौन सा है, M, और नाइट्रेट की वैलेंसी हमेशा होती है, एनायन जो है हमारा नाइट्राइट है, ये NO2 माइनस, तो इस पे क्या होगा M2 प्लस। तो जब भी आपको निकालना हो बेस,
क्या निकालना हो, बेस। कैटायन हमेशा कहां से आता है, बेस से आता है, तो आपका बेस क्या हो जाएगा, M, बेस में OH आयन होगा तो MOH होल ट्वाइस हो जाएगा। और एसिड बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सीधे जो एनायनिक पार्ट है उसमें H लगा देंगे, बस HNO2। तो ये हो गया नाइट्रस एसिड। क्या हो गया, नाइट्रस एसिड। और क्योंकि M हमें हमारे लिए अननोन है इसलिए M हमें पता नहीं, MOH होल ट्वाइस हो गया। ये हमारा हो गया एसिड और ये हमारा हो गया बेस। ये पहला सवाल बन गया। अगला सवाल क्या है, अ मॉलिक्यूल ऑफ अ बाइनरी सॉल्ट, पहले इसको मिटा देते हैं, ये एक नंबर बन गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे किधर है हमारा, ए के बाद सीधे सी दे दिया है, ए के बाद बी देना चाहिए तो सी दे दिया। चलो बी लिखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, अ मॉलिक्यूल ऑफ अ बाइनरी सॉल्ट। देखें बाइनरी सॉल्ट का मतलब क्या होता है, बाइनरी सॉल्ट, बाइनरी कंपाउंड का मतलब पहले समझिए, ऐसा सॉल्ट जिसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट हो, ठीक है। ऐसा सॉल्ट जिसमें सिर्फ कितने एलिमेंट्स हो, दो एलिमेंट्स हो, ठीक है। अब बाइनरी सॉल्ट कंटेन्स 2 मेटल एटम्स एंड 1 सल्फर एटम, ठीक है। इसमें 2 मेटल एटम है और 1 सल्फर एटम है, यानी कि आपके पास M2S है, ये बाइनरी सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मेटल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द बाइनरी सॉल्ट फॉर्म बाय मेटल एंड नाइट्रोजन। क्या बोला है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मेटल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द बाइनरी सॉल्ट फॉर्म बाय मेटल एंड नाइट्रोजन। अब पहले यह बताइए कि यहां पे मेटल की वैलेंसी क्या है, सल्फर हमेशा S2 माइनस बनाती है, तो S2 माइनस बनाने के लिए M को 2 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, M प्लस होना पड़ेगा, यानी कि ये हमारा कैटायन मिल गया M प्लस, ठीक है। अब इस M प्लस को नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करना है, किसके साथ, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन जब नाइट्राइड बनाती है, क्या बनाती है, नाइट्राइड, तो इसको कहते हैं हम लोग N3 माइनस। अब N3 माइनस को M प्लस से कंबाइन कराएंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, M को 3 होना पड़ेगा ताकि हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो सही सही हो जाए। तो मेटल के कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, 3 एटम। तो आपको सवाल क्या पूछा है, क्या पूछा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मेटल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द बाइनरी सॉल्ट। तो कितने हो गए, 3 हो गए। अब कैसे इसको निकालेंगे, देखें इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, M3N हो गया। तो मेटल के कितने एटम्स हो गए, 3 एटम्स हो गए। उसके बाद क्या बोला, गिव रीजंस इन सपोर्ट योर आंसर। ये क्या आपको नहीं लगा, ये रीजन है, हमने दे दिया आपको, यही आपका सपोर्ट है, यही एक्सप्लेनेशन आपके आंसर को सपोर्ट कर रही है। क्यों, क्योंकि नाइट्राइड की वैलेंसी 3 होती है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो जिसकी वैलेंसी 1 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज वाई एक फॉर्मूला में मेटल के 3 एटम्स प्रेजेंट होंगे। सल्फाइड था तो 2 थे और नाइट्राइड है तो 3 मेटल के एटम्स प्रेजेंट होंगे। क्यों, क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 है। आई होप आपको बात समझ आई होगी। चले आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, ठीक है। हमने पढ़ लिया है कि भाई क्या, चैप्टर जब शुरू किए तभी हमने आपको बता दिया था कि भाई जो चेंजेस होते हैं ना, चेंजेस, इसको आप कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कह सकते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। ये कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक को कहते हैं केमिकल चेंज और एक को कहते हैं फिजिकल चेंज। ये तो आपने पढ़ लिया है शुरू में ही। एक बार मैं आपको बता दूं कि केमिकल चेंज ऐसे चेंज को कहा जाता है जिसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। नया सब्सटेंस कब बनेगा, जब कोई नया केमिकल कंपोजिशन आएगा। यानी कि केमिकल कंपोजिशन चेंज अगर हो जाए किसी चेंज में तो उसे केमिकल चेंज बोलेंगे। और अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो तो नया सब्सटेंस नहीं बनता है, और नया सब्सटेंस नहीं बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज में जैसा कि फिजिकल स्टेट का बदलना, शेप का बदल जाना, कलर का बदल जाना। केमिकल चेंज में जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, डाइजेशन ऑफ फूड है, रिस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, ये सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। बर्निंग ऑफ एनीथिंग, जो चीज़ें जलती है उस चीज़ों को जलाने पर वो केमिकल चेंजेस होते हैं। तो केमिकल चेंजेस में नया केमिकल कंपोजिशन आता है, यानी कि केमिकल कंपोजिशन अगर चेंज हो जाता है तो हम बोलेंगे केमिकल चेंज हुआ, अगर नहीं होता है तो हम बोलेंगे केमिकल चेंज नहीं हुआ बल्कि एक फिजिकल चेंज हुआ है। आई होप आपको बात समझ आ गई। चले, अब जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जब भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होता है,
तो केमिकल कॉम्बिनेशन में हर केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए कुछ लॉज दिए गए हैं। हालांकि 3, 4, 5 तक लॉज हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग 2 लॉज पढ़ सकते हैं। इन लॉज को हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? तो हम डिस्कस करेंगे आज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें 2 लॉज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक और लॉ है जो साथ साथ पढ़ लेंगे हम लोग, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। 3 लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। 1 बाय 1 एक एक लॉ को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। आप नोट भी करते जाए। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपके पास चीज़ें इकट्ठा हो जाएंगी, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करें तो आपको लेक्चर दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, बल्कि यहीं से आपको सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाए। ठीक है, चलें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से बात शुरू करते हैं। कंजर्वेशन वर्ड आप में से बहुत सारे वर्ड सुने, बहुत सारे बच्चे सुने होंगे। कंजर्वेशन फिजिक्स में भी बार बार आता है। ठीक है, तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ अनचेंज रह जाता है। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या है, मास अनचेंज रहता है। अब ये किस तरह से रहता है, क्या इसका एक्सप्लेनेशन है, ये तो हम जब उसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। कंजर्वेशन का मतलब जब कोई चीज़ सुरक्षित रहता है। सुरक्षित का मतलब उसमें ना तो कोई लॉस होता है ना ही कोई गेन होता है, तो वो कंजर्व है। समथिंग इज कॉल्ड कंजर्व। अगर उसमें कोई लॉस भी ना हो, कोई गेन भी ना हो, तो इसको हम लोग कहते हैं वो कंजर्व है। समझ में आ रही बात? इसी को हम, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको शॉर्टकट में आप बोल सकते हैं एलसीएम। ठीक है, आप बोलेंगे एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, बट ये वो नहीं है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको देने वाला साइंटिस्ट जो था वो था एंटोनी लेवोजियर। किसने इसको बताया था? गिवन बाई, प्रोपोज्ड बाई बहुत ही महान केमिस्ट एंटोनी लेवोजियर। इसके नाम का 2 ही हिस्सा मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि इसका नाम और भी बड़ा नाम है। ठीक है, एंटोनी लेवोजियर। इन्होंने क्या कहा कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, तो केमिकल रिएक्शन में मान लेते हैं आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन में आपके पास रिएक्टेंट्स होंगे, और रिएक्टेंट्स क्या बन जाएंगे? प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या बन जाएंगे? प्रोडक्ट्स। यानी कि रिएक्टेंट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो जितना रिएक्टेंट का मास होगा, यानी कि जो मास है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो होगा, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसको बोला क्या जाएगा, इसका स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम लोग। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इन अ केमिकल reaction, in a chemical reaction, mass can neither be created nor be destroyed. In a chemical reaction, mass can neither be created nor be destroyed. ना तो ये क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। कब? इन अ केमिकल रिएक्शन। इन अ केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, इसमें मास ना तो क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। इट इज
ऑलवेज कंजर्व्ड। तो मास हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि एक सब्सटेंस ए है, एक सब्सटेंस बी है। एक सब्सटेंस का x ग्राम y के एक सब्सटेंस ए है, एक सब्सटेंस बी है। ठीक है, ठीक है। ए और बी ये दो मिलके ए बी बना रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, ए का आपका x ग्राम रिएक्ट कर रहा है और बी का आपका y ग्राम रिएक्ट कर रहा है। तो ए बी कितना बनेगा? ए बी का मास हो जाएगा x प्लस वाई ग्राम। बात समझ में आ रही है? यानी कि जितना x का रिएक्ट करेगा और y का रिएक्ट करेगा, इन दोनों का सम ए बी के मास के बराबर होगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। इसे कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। अगला लॉ क्या कहता है? ठीक है, जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे अपने एक्सरसाइज में तो उसमें हो सकता है इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हो। अभी तो हमारे पास वो कोई सिलेक्टेड क्वेश्चंस नहीं है। अभी हम लोग पहले लॉज पढ़ लेते हैं। अगला लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट के लिए एक वर्ड और लिखा जाता है, वो भी लिख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको समझाता हूं मैं आपको। मान लेते हैं आपके पास एक कंपाउंड है H2O। अब ये H2O बनने के कई तरीके हो सकते हैं। क्या क्या तरीका हो सकता है कि आपने H2 और O2 को मिलाया, H2O बन गया। ठीक है, आपने क्या किया? आपने NaOH और HCl को मिलाया, आपका NaCl प्लस H2O बन गया। तो ये H2O बनने के हो सकते हैं अलग अलग मेथड्स, इससे H2O को मतलब नहीं है। अगर H2O बनेगा तो इस H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास का जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। यानी कि H2O कैसे बन रहा है इट डजंट मैटर। अगर H2O है आपके पास तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास का रेशियो वाटर में हमेशा कांस्टेंट होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं। यानी कि वाटर जब भी बने, कहीं भी बने, दुनिया के किसी भी कोने में बने, किसी भी प्रोसेस से बने, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास का रेशियो भी उसमें फिक्स होगा। यानी कि यहां वाला H2O और यहां वाला H2O का सैंपल में कोई तरह का चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि हम कह सकते हैं स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट अगर हम लिखेंगे क्या बोलेंगे? इन अ गिवन कंपाउंड, डिफरेंट elements are always present in a fixed ratio। रेशियो का आप प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ व्हाट? देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, irrespective of their mode of preparation और source of preparation। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? जब भी आपके पास कोई कंपाउंड दिया हुआ रहे, मेरे पास भी वही कंपाउंड है, आपके पास भी वही कंपाउंड है, तो उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सेम रहेंगे और उस एलिमेंट्स में एटॉमिक मास का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा। यानी कि आपके पास भी वही रेशियो होगा, मेरे पास भी वही रेशियो होगा। यानी कि ये मैटर नहीं करता है कि वो कहां से आया, किस सोर्स से आया है और कैसे आया है। कोई कंपाउंड कैसे बना है, कहां से बना है,
दुनिया के किस कोने में बन रहा है ये कभी भी मैटर नहीं करता। अगर वो पर्टिकुलर कंपाउंड बना है तो उसमें एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का रेशियो फिक्स रहेगा। अब एटॉमिक मास का रेशियो कैसे निकालेंगे? अब देखें, हमारे पास H2O है। H2O में कौन कौन एलिमेंट है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। चले, ऑक्सीजन का कितना एटम? हाइड्रोजन के 2 एटम्स, तो 2 × 1 तो 2 हो गया। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स? 1, तो 16U हो गया। अब इसका रेशियो निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे। जो ही डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 6। ये 1:8। दुनिया में कहीं भी वाटर मिले तो उसके एटॉमिक मास का रेशियो क्या मिलेगा? 1:8। ठीक है। इसी तरह से और एक कंपाउंड ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने ले लिया CO2। CO2 बनाने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। अभी मैं आपके सामने CO2 बना सकता हूं। बना रहे हैं आप, देखें CO2 बन गया, देख रहे हैं ना। आप बोलेंगे कैसे CO2 बन गया, सोचते रहिए आप लोग। अब देखें, इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन का एक एटम तो कितना? 12U। ऑक्सीजन के 2 एटम तो 2 × 16 कितने हो गए? 32U। अब 12 और 32 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 3:8। यही रेशियो आपको मिलने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड? इट डजंट मैटर। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा तो उसका रेशियो क्या होगा? 3:8। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। चलें, इसको लिख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चले, मिटाया जाए इसको। अब है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दैट इज नॉट गिवन इन योर सिलेबस, फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, नाम ही में है मल्टीपल। अब इसका मतलब अभी अभी समझ में आ जाएगा। देखें, कार्बन एंड ऑक्सीजन से बनने वाले कंपाउंड देखते हैं हम लोग। कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से CO भी बनता है, CO2 भी बनता है। आपने जाना होगा, इसको हम लोग कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और इसको हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा हमने लिया सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इससे बनने वाले कंपाउंड SO2 भी है, SO3 भी है। और भी लेते हैं हम लोग एग्जांपल, देखें बस। फास्फोरस एंड क्लोरीन से बनने वाले कंपाउंड, इससे एक कंपाउंड बनता है PCl3, एक बनता है PCl5। तो देखा जाए अगर तो दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट्स अलग अलग रेशियो में कंबाइन करके, एक देखें H एंड N एंड O, इन तीनों से बनने वाले कंपाउंड, एक है HNO2 नाइट्रस एसिड, एक है HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स अलग अलग रेशियो में कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड भी बना सकते हैं। अगर सेम रेशियो में कंबाइन करेगा तो हमेशा सेम कंपाउंड मिलेगा। अगर वो ही एलिमेंट्स अलग अलग रेशियो में कंबाइन करता है, सारे ऐसा नहीं करते, कुछ ही ऐसा करते हैं, तो जो करते हैं वो हम लिख रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स और भी हैं। तो अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग रेशियो में कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड्स बना सकते हैं। यानी कि सेम एलिमेंट्स का मतलब सेट ऑफ सेम एलिमेंट्स जो हमारे पास है, सेट ऑफ सेम एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। स्टेटमेंट क्या बोलेंगे? ये स्टेटमेंट आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये मेरा बना हुआ स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है कि सेम सेट ऑफ एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन different atomic mass ratios to form different compounds। इसीलिए कहा गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि एक से ज्यादा प्रोपोर्शन में होगा तो आपको एक से ज्यादा कंपाउंड भी मिल सकते हैं, लेकिन सेट सेम होना पड़ेगा। हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहां भी है तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहां भी है, दोनों में सेम सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, बट वो लोग कंबाइन अलग अलग रेशियो में कर रहे हैं, इसीलिए वो अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। अब इसका अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट देखना चाहेंगे तो क्या कहता है, मैं आपको बोल देता हूं, अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा। व्हेन 2 or more than 2 elements combines to form
two or more than two compounds, then the mass of one element which is combining with a fixed mass of another element are always in the simple whole number ratio. अब मैंने एक बार बोला, इसको आप रिपीट करके सुन सकते हैं. अगर आपको बात समझ आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही है तो यहां से समझ लीजिए कि सेम सेट ऑफ एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन डिफरेंट एटॉमिक मास रेशियोज टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स. बस ये बहुत आसान बात है. यहां से बातें हमने आपको समझा भी दिया कि कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के जब एक एटम के साथ कंबाइन करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है. कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के जब दो एटम के साथ कंबाइन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. ये क्यों और कब बनेगा ये तो वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे. कंडीशंस कब क्या होंगे वो हमारा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी और बहुत सारे कंडीशंस होते हैं. सल्फर डाइऑक्साइड कब बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड कब बनेगा, PCl3 कब बनेगा, PCl5 कब बनेगा, HNO2 कब बनता है, HNO3 कब बनता है. ये हो गए हमारे तीनों लॉज. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. मुझे उम्मीद है आपको ये तीनों लॉज ज़रूर समझ आया होगा. मुझे लगता है कि लेक्चर में अगर आगे मैं बढ़ूं तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा. तो अगले लेक्चर में हम लोग केमिकल इक्वेशन शुरू करेंगे और बैलेंसिंग पढ़ेंगे. हो सकता है टाइप्स भी पढ़ लें. तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त. मिलते हैं अगले क्लास में. चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. थैंक यू वेरी मच.